everyone, my name is Ansh Sharma and welcome back to my YouTube channel Biology with Ansh. And today we're gonna start with class 10th biology में life processes chapter. So life processes है first chapter biology का in class 10th. So we're gonna start with it today. So सबसे पहले chapter का name का bifurcation करते हैं. It says life and processes. So what is life? If we talk about life, it is the characteristic of living forms. मतलब कोई living form है तो it is alive. Alright. So life processes are nothing but the processes which अलग अलग कर देते हैं नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. तो अगर मैं बात करूं डाइजेशन की, डाइजेशन अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट नॉट इन नॉन लिविंग. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अमीबा सेल में डाइजेशन होता है बट किसी रॉक में डाइजेशन नहीं होता है. सो दैट्स व्हाट लाइफ प्रोसेसेस आर. एंड प्रोसेसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट. मतलब कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब कि एक सिंपल इवेंट नहीं होगा. देयर इज वन इवेंट अकरिंग आफ्टर अनदर. मेरा इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन होगा, लाइक दैट. ऑलराइट. सो हम इस वाले चैप्टर में वी आर गोना डू 4 लाइफ प्रोसेसेस: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. सो चारों वीडियो आर डिवाइडेड प्लेलिस्ट में, यू कैन चेक इट आउट. न्यूट्रिशन की बात करते हैं. न्यूट्रिशन इज द ट्रांसफर ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज. नाउ द रीजन आई हैव रिटन द वर्ड एनर्जी सोर्सेज इज दैट कि जो सोर्सेज मतलब कि हमारे एक्सटर्नल जो खाना है दैट इज अ एनर्जी सोर्स. वो एनर्जी नहीं है, उसका हम रेस्पिरेशन करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तब उसमें से एनर्जी निकलेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एनर्जी सोर्स. एनर्जी सोर्स एंड देयर सिंप्लीफिकेशन इनटू द बॉडी. अब रेस्पिरेशन के लिए भी वी नीड स्मॉलर फॉर्म्स ऑफ फूड. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर मेरे पास एक राइस का ग्रेन है, सो माई बॉडी कैन नॉट रेस्पिरेट उसको ही सीधा. वॉट विल हैव टू डू इज कार्बोहाइड्रेट सोर्स को I'll have to break down into a simpler form that is a monosaccharide. मतलब कि सिंगल शुगर फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बीट ग्लूकोज. ऑलराइट. सो ग्लूकोज को रेस्पायर कर सकते हैं बट राइस ग्रेन को रेस्पायर नहीं कर सकते, इसीलिए द वर्ड सिंप्लीफिकेशन इज रिटन. ऑलराइट. सेकेंड बात आता है रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी. अब ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा. ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन एटम. तो इसका मतलब रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड है, फूड के साथ मैंने ऑक्सीजन ऐड किया, सो एनर्जी निकलेगा, एनर्जी निकलेगा एंड सम बाय प्रोडक्ट्स है ना. सो दैट इज रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी. ऑलराइट. अब आता है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जो खाना द एनर्जी सोर्स जो बना है ना, उसका ट्रांसफर होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. ऑलराइट. फिर आता है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन हो गया कि जो सेल्स वगैरह हैं बॉडी के, उन सब ने बहुत सारे प्रोसेसेस कर लिए. अब उसका जो वेस्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट निकला है ना, उसको बॉडी से बाहर निकालना है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स. तो दैट इज एक्सक्रीशन. नाउ वी आर गोना स्टडी न्यूट्रिशन इस वाले वीडियो में थरली. ऑलराइट. सो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इज जनरली डिवाइडेड इनटू ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉफिक जो हमारे पास वर्ड है ना, इसमें भी ऑटो मीन्स अपने आप, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. दूसरी बात आती है हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक मतलब हेटेरो में जो हेटेरो है ना, ये वर्ड हेटेरो मतलब डिफरेंट. तो हेटेरोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रॉफ्स. मतलब कि मैं कोई एग्जांपल देता हूं. हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं ह्यूमन बींग्स क्योंकि हम अपने खाना खुद नहीं बनाते. हम डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब डायरेक्टली ऐसे हो गया कि हमने डायरेक्ट कोई प्लांट कंज्यूम कर लिया. फॉर एग्जांपल मैंने ब्रोकली खा लिया, तो दैट्स द डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ एन ऑटोट्रॉफ.
फिर दूसरी बात आती है हम इनडायरेक्टली कैसे हैं। अब मेरे प्लांट ने कोई ऑयल बनाया एंड दैट ऑयल इज एक्चुअली वेरी न्यूट्रिशियस सोर्स, तो उसको मैंने कंज्यूम किया, तो प्लांट ने अपने लिए बनाया बट वी कंज्यूम्ड इट, तो दैट इज द इनडायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ्स की एक बात आती है कि दे यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज टू प्रोड्यूस देयर न्यूट्रिशन। तो अब ये क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, उसमें जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं, इनऑर्गेनिक मतलब विच आर फाउंड अपने प्योर फॉर्म में इनऑर्गेनिक नेचर में, तो इनऑर्गेनिक सोर्सेज बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये इन दोनों से अपना फूड बनाते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब हम ऑटोट्रॉफ्स का ना वी आर गोना टॉक उनका डिटेल में एंड फोटोसिंथेसिस भी वी आर गोना डिस्कस नाउ। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शैल वी। ऑटोट्रॉफिक, अब ऑटोट्रॉफिक में एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इनका जो कार्बन, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है कि इनका कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ये लिखा है कार्बन एंड एनर्जी, एनर्जी से तो पता चल गया कि इनको एनर्जी चाहिए होती खाने से, ऑफ कोर्स इनफैक्ट एनर्जी तो चाहिए, राइट। बट ये कार्बन क्या, कार्बन मतलब क्या है, सी जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स एज इन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ प्रोसेसेस में रिक्वायर्ड होते हैं और लाइफ प्रोसेसेस के पास बनते हैं, दोज आर टर्म्ड एज बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर लाइफ, ऐसे मॉलिक्यूल दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। अभी जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, मतलब कि कार्बन कंटेनिंग होते हैं ये, ठीक है, दीज आर कार्बन कंटेनिंग। सो उसी की बात हो रही है कि यही कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का डीप में बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो वर्ड मीनिंग होता है लाइट, फोटो डिनोट करता है लाइट को, सिंथेसिस मतलब टू फॉर्म, तो इसका मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक सोर्स दोज आर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चेंज होगा इन फूड। ऑलराइट, अब हम उसका रिएक्शन लिखते हैं, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं, इधर 6, इधर 6, इधर 12 एंड इधर 6। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। ऑलराइट, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें कुछ चाहिए होता है, जैसे रिएक्शन है ये, तो कुछ कैटलिस्ट चाहिए होगा, राइट, कुछ चाहिए होगा रिएक्शन करने के लिए। सो क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पहले से लिखा हुआ है फोटो मतलब लाइट, तो इधर लाइट जनरली सनलाइट की बात करते हैं हम, सनलाइट लगता है एंड देयर इज वन मोर थिंग रिक्वायर्ड व्हिच इज क्लोरोफिल। अब हमने क्लास 9 में बात करी थी कि क्लोरोप्लास्ट होता है, एक प्लास्टिड का टाइप है जो क्लोरोफिल कंटेनिंग है। तो वही क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर का पिगमेंट विच प्रोवाइड्स ग्रीन कलर प्लांट्स को, और दूसरा चीज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ये रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर कि यही सेम रिएक्शन ना इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट रेस्पिरेशन का रिएक्शन। तो मतलब फोटोसिंथेसिस में जो होता है ना, रेस्पिरेशन में उसका उल्टा होता है। जैसे कि इधर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, उससे बना ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन निकला। अब हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन का यूज करते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर निकलता है, प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है। तो दैट इज रेस्पिरेशन का रिएक्शन, इट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट। ऑलराइट, हमारे पास क्या प्रूफ है कि सनलाइट रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, या बाकी सब कुछ कैसे रिक्वायर्ड है। तो देयर इज अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हिच वी आर गोना डिस्कस नाउ। एक्टिविटी फॉर्म में गिवन है एनसीईआरटी में, बट क्वेश्चन आ सकता है। क्लोरोफिल नेसेसिटी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम लेंगे एक वेरिएगेटेड प्लांट।
अब वेरिएगेटेड प्लांट क्या होता है, असल में वेरिएगेटेड ना लीफ होता है। जैसे ये लीफ है मेरे पास, है ना, ये लीफ, तो इसका ना ग्रीन कलर तो होगा, मैं डिनोट कर देता हूं कि ये मेरा ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट किसी और कलर का हो सकता है, फॉर एग्जांपल व्हाइट हो गया, रेड हो गया, या फिर येलो हो गया। सो इसका पीछे वाला पार्ट इज डिफरेंट, एंड मतलब कि ना इसके पास ग्रीन के साथ साथ दूसरे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट हैं लीफ में, ऑलराइट। तो वेरिएगेटेड लीफ का एग्जांपल होता है मनी प्लांट का लीफ होता है। मनी प्लांट में थोड़ा सा व्हाइट होता है, कुछ मनी प्लांट्स में गोल्डन पार्ट हो जाता है ना। और दूसरा एग्जांपल है क्रोटॉन। आई हैव वन मनी प्लांट, आई विल शो यू राइट नाउ। या सो सी फॉर योरसेल्फ, इसमें सी ये जो इसका लीफ है प्लांट का, दैट इज नॉट ओनली ग्रीन इन कलर, ग्रीन के साथ तुमको अलग पिगमेंट्स भी दिखेंगे कि मिड रिब इसका इज पिंक इन कलर, और बिसाइड्स पिंक के भी देर आर अदर व्हाइट पिगमेंट्स एज वेल, ऑलराइट। तो दैट इज अ वेरिएगेटेड प्लांट, दिस इज अ वेरिएगेटेड प्लांट। अगर मैं इसी के साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा ना, तो दिस एक्सपेरिमेंट इज डिनोटेड इसी के लिए, ऑलराइट। नाउ वी आर गोना कंटिन्यू। तो मैंने वेरिएगेटेड प्लांट को ना, वो पॉटेड था, फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा वाला प्लांट था, मैंने इसको रखा डार्क रूम में। अब डार्क रूम में क्यों रखा, मैंने इसको रखा थोड़े टाइम के लिए डार्क रूम में। तो रीजन बिहाइंड दिस इज कि प्लांट के पास ना क्या होता है, प्लांट के पास ना स्टोर्ड होता है उसका जो एनर्जी कंटेंट है। फॉर एग्जांपल उसने जो अपना कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन किया ना, वो उसको स्टार्च फॉर्म में रखता है। ऐसे ही एनिमल्स में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो डार्क रूम में रखने से क्या होगा कि जितना भी उसका एनर्जी कंटेंट है ना, दैट वुड बी यूज्ड अप, वो पहले से यूज हो जाएगा सारा का सारा, अब उसके पास कुछ बचेगा नहीं। तो हम पुराने वाले को इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने उसको रखा सनलाइट में, दी सेम पॉटेड प्लांट को, आफ्टर उसका स्टार्च सारा निकल गया, सनलाइट में हमने रखा 6 घंटे के लिए। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि वो थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस करे और अपने लिए खाना बनाए, ठीक है। अब हमारा जो लीफ था ना, जैसे जो मेरा वाला लीफ था, इसको मैंने मार्क कर लिया कि ऐसे पेन से लाइन बना दिया कि इस पार्ट में ग्रीन था, इस पार्ट में व्हाइट था, इसमें पिंक था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको डिप किया बॉइलिंग वाटर में। अब द रीजन बिहाइंड कि मैंने उसको बॉइलिंग वाटर में डिप किया वाज दैट कि जितना क्लोरोफिल था ना, देखो क्लोरोफिल इज अ बायोमोलिक्यूल ओनली, ठीक है। तो अब बायोमोलिक्यूल्स का ना एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक टेम्परेचर पर द डीनेचर, मतलब कि उनका स्ट्रक्चर टूट जाता है इन डिफरेंट उनके सब्स्टिट्यूएंट्स में, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर में डिप करने से क्लोरोफिल निकल जाएगा। अब क्लोरोफिल निकलेगा तो लीफ का ग्रीन वाला आइडेंटिटी वुड बी लॉस्ट, ठीक है। अब मैंने उसको डाला एल्कोहल कंटेनिंग बीकर में, और फिर मैंने उस बीकर को डाला वाटर बाथ। अब इस वर्ड का मीनिंग ये है कि इसमें मेरे पास था एल्कोहल, ठीक है, इसमें मैंने लीफ कर दिया अपना डिप, है ना। अब किसी बीकर को हमें हीट करना होता है ना, तो हम डायरेक्टली हीट करने नहीं डालते, हमारे पास मतलब है वो ऑप्शन, बट ऐसे करके एक मशीन होता है लैब में, यू विल यूज दैट एज वेल। ऐसे उसमें अंदर को कैविटी प्रेजेंट होता है, एंड इधर से हीट एनर्जी निकलता है, और इसमें पानी होता है, और फिर इसके ऊपर से बीकर डलता है। तो इससे क्या होता है कि पहले ये मशीन हीट करता है वाटर को, फिर वो वाटर हीट करता है बीकर को, ताकि कोई बीकर पे ना स्टेन ना आ जाए। अगर हम बीकर को डायरेक्टली हीट करने लगेंगे ना, तो बीकर के नीचे ना क्योंकि अब वो तो जो कार्बन कंटेनिंग गैस है जो उसको हीट कर रहा है, उससे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा बीकर के नीचे। तो उसका प्रिवेंशन के लिए वे यूज है वाटर बाथ। वाटर बाथ में ये होता है ना। फिर अगर मैंने ये किया तो अब क्या होगा, जितना भी स्टिक हुआ था क्लोरोफिल, डिप करने से बॉइलिंग वाटर में सारा क्लोरोफिल नहीं निकलेगा, कुछ मॉलिक्यूल स्टिक करके रहेगा फॉर श्योर। तो उसका डीस्टिकिंग के लिए हम यूज करते हैं एल्कोहल बॉइलिंग इन अ वाटर बैथ, ऑलराइट। फिर ये करने से क्या होगा, लीफ का कलर वुड बी चेंज, लीफ हो जाएगा बिल्कुल कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हम उसको डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन में डिप करेंगे। अब वन पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि कलर चेंज हुआ क्योंकि क्लोरोफिल निकला था, स्टार्च अभी भी प्रेजेंट है लीफ के अंदर, सिर्फ क्लोरोफिल निकला है। तो वो जो कलरलेस लीफ है ना, उसको हम अगर डिप करेंगे आयोडीन सोल्यूशन में। अब आयोडीन सोल्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है
कि वो स्टार्च का प्रेजेंस को हमें दिखाता है, डिनोट करता है। तो स्टार्च का ना स्ट्रक्चर ऐसा हेलिकल सा होता है। स्टार्च के ये जो गोल गोल होते हैं ना, इसमें आके स्टोर हो जाता है आयोडीन सोल्यूशन, तो वो अपना ब्लू ब्लैक कलर इंपार्ट करता है। तो हमने जब डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन में ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, हमने डिप किया लीफ को। अब वो कैसे आएगा? ये मेरा लीफ था, ठीक है। इस लीफ का ये वाला पोर्शन था, मैं उसी वाले प्लांट से दिखाता हूं। ये मेरा प्लांट था, है ना। इस प्लांट का ये व्हाइट वाला रीजन को अगर मैं यूज करूं ना, तो ये व्हाइट वाले रीजन को ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं होगा। वेराज इसका ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, दी सराउंडिंग पार्ट, वो वुड चेंज और ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। इसका मतलब ये है कि लीफ का जिस पोर्शन में क्लोरोफिल प्रेजेंट था, सिर्फ उधर ही फोटोसिंथेसिस हुआ। दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड कि क्लोरोफिल इज अ नेसेसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड का नेसेसिटी प्रूव करने का। ऑलराइट, सबसे पहले वी आर गोना नीड अ लीफ। एक लीफ ली हमने, दैट इज वेरी लॉन्ग एंड नैरो, मतलब कि ऐसा कुछ शेप हो गया लीफ का, ऐसा लंबा सा लीफ है। ऑलराइट, ऐसी कोई लीफ ली मैंने विच इज लॉन्ग एंड नैरो, मतलब बहुत ज्यादा पतला है और लंबा लीफ है, ठीक है। अब लीफ लेने के बाद सबसे पहले मैंने उसको वही सेम चीज किया जो हमने पहले वेरीगेटेड लीफ के साथ किया था। उसको रूम में रखा, डार्क रूम में। क्या होगा कि सनलाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बट एनर्जी तो चाहिए, तो डिस्चार्ज हो जाएगा वो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना, उस लीफ को एक ग्लास बॉटल या फिर बेल जार में रखेंगे, जिसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन प्रेजेंट होगा। ऐसे ये मैंने अपना ग्लास बॉटल लिया और उसके अंदर लीफ को डाल दिया। फिर उसके ऊपर मैंने कॉर्क लगा दिया, ये वुडन कॉर्क लगा दिया। कॉर्क में क्या होगा कि मीडियम का सेपरेशन हो जाएगा, बाहर और अंदर का अलग अलग मीडियम हो जाएगा, तो कोई पास नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर है तो अंदर नहीं जाएगा, अंदर है तो बाहर नहीं जाएगा। अब हमने KOH क्यों यूज किया? KOH क्या करता है ना, KOH कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने का काम करता है। मतलब कि अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा ना, तो KOH सोल्यूशन से रिएक्ट कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में नहीं रहने देगा उससे, ठीक है। हमने रबर कॉर्क लगा दिया इधर। रबर कॉर्क लगाने के बाद हमने ऐसा अपैरेटस लगाया कि आधा लीफ इज आउटसाइड, आधा लीफ इज इनसाइड इस वाले ग्लास बॉटल के, ठीक है। अब इसको करने के बाद हमने ये सेटअप को रखा पूरा सनलाइट में। सनलाइट में रखने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। अब हमें प्रूव करना है कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही नेसेसरी है, तो इस वाले में तो होना नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस, मतलब कि इस वाले में स्टार्च नहीं बनना चाहिए। वेराज इस वाले में स्टार्च बनना चाहिए, क्योंकि इधर तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, है ना। हमने सनलाइट में रखा, सनलाइट में रखने के बाद 3-4 दिन रख लिया। उसके बाद उसको निकाल लिया, लीफ को प्लग करा मैंने। फिर मैंने क्लोरोफिल रिमूव किया। क्लोरोफिल रिमूवल का वही सेम प्रोसीजर, पहले मैंने बॉइलिंग वाटर में डिप किया, फिर उसके बाद अल्कोहल को डाला वाटर बाथ में, ताकि सारा का सारा क्लोरोफिल निकल जाए। अब क्लोरोफिल निकल जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन कलर लॉस्ट। अब वो लीफ कलरलेस हो जाएगा। लीफ के कलरलेस हो जाने के बाद हम उसको डिप करेंगे डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन में। आयोडीन सोल्यूशन का हमने बताया था कि स्टार्च के प्रेजेंस को डिनोट करता है वो। अब स्टार्च के प्रेजेंस को डिनोट करेगा तो वो क्या करेगा कि जो लीफ का पार्ट ये वाला है ना, द पार्ट विच वाज आउटसाइड द ग्लास कंटेनर, दैट वुड टर्न ब्लू ब्लैक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इन फैक्ट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, लीफ ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा लीफ दिखेगा, कलर चेंज हो गया, कलर इज ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैकिश सा कलर आ जाएगा लीफ के ऊपर, जो बाहर का साइड था। बट जो अंदर की साइड था, क्योंकि उससे हमने क्लोरोफिल भी बाहर निकाल दिया है, तो दैट वुड रिमेन कलरलेस। ऑलराइट, अब हमने ये तो बता दिया कि रॉ मटेरियल इज नेसेसरी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब हम बात करें कि जो रॉ मटेरियल है ना, वो प्लांट को मिलता कैसे है। सबसे पहले बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो लीफ सरफेस जो होता है ना प्लांट्स का, जैसे ये लीफ का सरफेस है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये मेरा लीफ का सरफेस है। ये मेरा लीफ ऐसे था, मैंने इसको ऐसे कर दिया लीफ को, तो मैंने ऐसे बना दिया, है ना। तो लीफ सरफेस पे ना ऐसे ऐसे इधर सेल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं। और फिर लीफ के ना लोअर वाले पार्ट पे देयर इज ऐसे ब्रेकेज होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा।
तो लीफ के नीचे वाले सरफेस पे, दैट इज लीफ के ये नीचे वाला जो सरफेस, जैसे अगर ये मेरा लीफ का ऊपर वाला सरफेस है तो उसके नीचे वाले सरफेस पे मैक्सिममली बात कर रहा हूं मैं, ऊपर भी होते हैं कुछ प्लांट्स में बट मैक्सिमम अगर बात करें तो लीफ के नीचे होता है, दैट इज अ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का ऐसा होता है डायग्राम में, दो किडनी शेप्ड ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, योगा ऐसे, दिस इज द स्ट्रक्चर स्टोमेटा का, स्टोमेटल अपैरेटस का मैं बात करूं, पूरा अपैरेटस का। स्टोमेटा तो ये पोर है, दिस इज दी स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर गार्ड होता है गार्ड सेल्स से। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल स्टोमेटल पोर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। अब गार्ड सेल्स भी कैसे होते हैं कि गार्ड सेल्स आर किडनी शेप, पहली बात तो, और इनका खुलना और बंद होना इज डिपेंडेंट अपॉन इनका वाटर कंसंट्रेशन, कि इनमें कितना पानी है। अब वाटर कंसंट्रेशन से भी दो में डिवाइड हो जाएगा, खोलना है स्टोमेटापोर या बंद करना है। तो खोलने के लिए क्या होता है, वाटर का इन्फ्लक्स होता है इसमें, मतलब वाटर इसके अंदर आता है। तो अगर वाटर अंदर आएगा ना, जैसे ये मेरा गार्ड सेल है, ये मेरा बीच में स्टोमेटा है, ऐसे है, तो अगर इसके अंदर पानी आएगा ना तो ये एक्सपैंड करेगा, ये अपना शेप लेगा सेल। वेराज अगर मेरे को इससे पानी निकालूंगा, मैं पानी निकाल दिया मैंने इसमें से, तो क्या होगा कि इट वुड बिकम वेरी फ्लैसिड, मतलब ऐसे पानी निकल गया तो ऐसे बंद हो जाएगा स्टोमेटल का पोर, पानी डालूंगा फिर ऐसे खुल जाएगा। सो दैट्स ऐसे खुलता है और बंद होता है स्टोमेटल पोर विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। स्टोमेटल अपैरेटस इज नेसेसरी गैसियस एक्सचेंज के लिए, इसका मतलब कि इसमें डिफ्यूजन होता है विच इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इसके अंदर कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा, बट क्योंकि हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ही लेना है ना, तो हमको वही ग्रेडियंट बना के रखना पड़ेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, फिर वो अंदर मूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ऑक्सीजन बन जाएगा तो ऑक्सीजन क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा और बाहर थोड़ा कम होगा विद रिस्पेक्ट टू अंदर का इसका कंसंट्रेशन, तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ऑलराइट, दैट इज गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज का काम सिर्फ स्टोमेटा नहीं करता, देयर आर माइन्यूट अपर्चर्स, स्टेम में भी और रूट में भी, उसमें भी होता है, बट जो मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज है पूरे प्लांट का, दैट इज डन बाय स्टोमेटा ओनली। अब दूसरे रॉ मटेरियल का बात करते हैं। दूसरा रॉ मटेरियल इज वाटर। वाटर के साथ साथ में देयर आर सम मिनरल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज वेल, जो प्लांट को चाहिए होते हैं, वो साथ में ही आर ऑब्टेन, ठीक है। अब ऑब्टेन कैसे होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड बाय अ प्लांट का ऑर्गन नोन एज रूट। अब रूट्स आपको पता है, शूट सिस्टम इज दी अबव सॉइल सरफेस का जो सिस्टम है प्लांट का, एंड रूट सिस्टम इज सॉइल के अंदर का। तो रूट्स में ना देयर आर स्मॉल माइन्यूट यूनिसेल्युलर ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दोज आर कॉल्ड एज रूट हेयर। तो अब रूट में भी रूट हेयर से होता है वाटर का पिकअप फ्रॉम सॉइल, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं सॉइल में से प्लांट को। अब दोज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मिलता है प्लांट को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स ना आर इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, NO3 2- ऐसे करके होता है, दिस इज अ नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3 2-। अब ये भी उनको मिलता है बैक्टीरिया से, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया। मतलब ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह से उनको मिलता है नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाटर का ये हो गया। अब हम बात करेंगे क्लोरोफिल कैसे मिलता है प्लांट को। तो क्लोरोफिल के लिए देयर इजंट ऐसा कोई अपैरेटस सा बना हुआ। क्लोरोफिल का क्या होता है कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीफ का सेल्स या फिर सम स्पेसिफिक सेल्स। क्लोरोफिल, जैसे मैंने लीफ का ये स्ट्रक्चर बनाया था ना, ऐसे सिलेंड्रिकल से सेल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका नाम होता है, ऐसे सेल बनाते पहले, ऐसे ऐसे सेल प्रेजेंट हो गए, ठीक है। इधर है स्टोमेटा, इधर स्टोमेटा प्रेजेंट है मेरा, ये सेल्स हो गए मेरे। ऐसे सिलेंड्रिकल से सेल होते हैं, इधर कैविटी प्रेजेंट होता है। इन सेल्स को मैं बोल देता हूं मीजोफिल सेल्स। मेजरली मीजोफिल सेल्स में इन द लीव्स
क्लोरोप्लास्ट का कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, मतलब कि जो मेजर फोटोसिंथेसिस होता है ना लीफ में, दैट इज डन बाय मेसोफिल सेल्स ओनली। तो मेसोफिल सेल के पास क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, सो दिस सम्स अप हमारा प्लांट का न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि हेटेरो वर्ड मीनिंग होता है डिफरेंट, तो उनका न्यूट्रिशन का डेरिवेशन का मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। ऑलराइट, पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात की दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रॉफ्स। अब वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है अपॉन ऑटोट्रॉफ्स, हमने ये भी डिस्कस किया था पहले। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक में भी देयर आर हेटेरोट्रॉफ्स के भी देयर आर टाइप्स कि कैसे अपना न्यूट्रिशन को मिलता है। सो अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें तो देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहला टाइप आता है सैप्रोफाइट्स या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा आता है पैरासाइट्स या पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सैप्रोफिटिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो अपने बॉडी से बाहर सबसे पहले ब्रेक डाउन करेगा फूड को, फिर उसको इनगल्फ कर लेगा। इसका एग्जाम्पल होता है ब्रेड मोल्ड या फिर फंगसेस, यीस्ट भी इसका एग्जाम्पल है। तो वो क्या करते हैं ना, अपने बॉडी के बाहर ही एंजाइम रिलीज करते हैं। अगर कोई, ये मेरा ब्रेड का सरफेस है, मैं बनाकर दिखाता हूं, ये मेरा ब्रेड का सरफेस है, इसके अंदर तक पूरा उनका प्रेजेंट होता है रूट टाइप सिस्टम, है ना, ये ऐसे ऐसे उग रहे हैं, उनके ऊपर मोल्ड उग रहा है। तो ये क्या करते हैं ना कि ब्रेड का इधर से इन्होंने निकाल दिया, अपना एंजाइम निकाल दिया बहुत सारे, तो ब्रेकडाउन होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा। तो अब ये क्या करेंगे, इसी को अपने बॉडी के अंदर लेंगे। तो ये कभी भी अपने बॉडी के अंदर नहीं करते हैं। अगर मैं फंगस की बात करूं तो अपने बॉडी के अंदर कभी इनका ब्रेकडाउन नहीं होता है फूड का, ये बॉडी के बाहर ही करते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक। अब सैप्रोफिटिक का एक देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि वो ना हमेशा डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर ही फीड करते हैं। तो सैप्रोफाइट का एग्जांपल वल्चर भी होता है, बट वो उसका क्या होता है, वल्चर क्या करता है कि वो अपने बॉडी के अंदर करता है न्यूट्रिशन, बट इनका क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन करता है अपनी बॉडी के बाहर। ऑलराइट, सेकेंड आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो रिजाइड करता है या तो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर ऑफ द होस्ट। अब होस्ट क्या होता है, होस्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑर्गेनिज्म है ए और दूसरा ऑर्गेनिज्म है बी। ये मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसके बॉडी के ऊपर रह रहा है। ठीक है, तो दैट वुड बी अ पैरासाइट। ये पैरासाइट है और दिस इज द होस्ट, क्योंकि इससे न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है। होस्ट मतलब एक तरीके से ये होस्ट कर रहा है अपनी बॉडी को इस पैरासाइट को फीड करने के लिए। ठीक है, तो पैरासिटिक का यही होता है कि दे रिजाइड आउटसाइड या इनसाइड ऑफ द बॉडी। अब उसके बेस पे देयर आर डिवाइडेड इनटू एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्टो मतलब बाहर, बाहर रहते हैं एक्टोपैरासाइट, एंडो मतलब अंदर वाले पैरासाइट्स। इसका एग्जांपल होता है वेरी इंपॉर्टेंट अमरबेल या फिर कस्क्यूटा। अमरबेल एक तरीके का ना येलो कलर का ऐसे लंबे लंबे इसके थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होता है इस प्लांट का। तो ये क्या करता है, ये ना प्लांट्स के ऊपर या ट्रीज के ऊपर रहना शुरू कर देता है और उनसे ही न्यूट्रिशन अपना डिराइव करता है। ऑलराइट, ये हो गया पैरासिटिक। पैरासिटिक के बाद बात आती है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। होलोजोइक में क्या होता है कि जो फूड का ब्रेकडाउन है ना, जैसे सैप्रोफिटिक में तो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, होलोजोइक में क्या होगा कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जाएगा, सॉरी फूड जाएगा एंड देन उसका अंदर ही ब्रेकडाउन होगा। तो होलोजोइक का ना देयर आर अ कंप्लीट, उनका बहुत ढंग से स्टेप्स में होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर होलोजोइक इन नेचर। इनका बात करें तो सबसे पहले इंजेशन होगा, खाना अंदर जाएगा, डाइजेशन होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, फिर अब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन होने के बाद मतलब ब्लड कैपिलरीज वगैरह में जाएगा ट्रांसपोर्ट के लिए, फिर एसिमिलेशन होगा मतलब कि यूज होगा सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए, फिर उसका इजेशन होगा। इसका मतलब कि जितना भी फूड हमने यूज कर लिया उसके बाद जो बचा कुचा है विच इज हार्मफुल हमारे बॉडी के लिए या फिर टॉक्सिक है, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो होलोजोइक ऐसा पूरा स्टेप में डिवाइडेड होता है। अब हम होलोजोइक की बात करेंगे इन 2 ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अमीबा सेल में होलोजोइक, दूसरा हम बात करेंगे एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग्स टू बी मोर स्पेसिफिक। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा सेल। अब अमीबा में क्या होता है कि ऐसे करके ना इरेगुलर शेप होता है उसका, दीज आर कॉल्ड एज उसके सूडोपोडिया, फॉल्स फीट। ये अमीबा का सूडोपोडिया है। ठीक है,
और ये मैंने डिनोट कर दिया, ये एक फॉरेन बैक्टीरिया सेल है जो अमीबा इनगल्फ करेगा अपने अंदर। तो क्या होता है कि डिटेक्ट कर लेगा अमीबा कि मेरे लिए खाने का चीज कुछ आया है। तो फिर क्या होगा, अब ना मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा कि सूडोपोडिया पहले कहां था। ऐसे सूडोपोडिया था, सूडोपोडिया ना मूव करेगा धीरे 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 धीरे, ऐसे पहले इधर को आया। तो सूडोपोडिया सबसे पहले क्या करेगा ना, अपना फ्यूजन करेगा, ऐसे धीरे 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 ऐसे फ्यूज कर गया, और इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। एक फूड वैक्यूल बना लेगा उसके चारों तरफ। अब क्या होगा, अमीबा में एक सेल ऑर्गेनेल होता है, मैनी मतलब बहुत सारे उसमें सेल्स में होता है, उसको हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम्स में क्या होता है कि दे आर रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है ना, उस सब को डाइजेस्ट करने का पावर रखता है इनका अंदर का डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो अब अमीबा क्या करता है, अपने लाइसोसोम्स को फ्यूज करा देगा फूड वैक्यूल से। तो इसका मतलब बैक्टीरिया सेल का जितना कार्बोहाइड्रेट होगा, जितना फैट होगा, जितना प्रोटीन होगा, सब ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉलर सब्सटेंसेस में। तो ये सब हो गया, इसमें ऐसे ऐसे डाइजेशन हो गया इसका। सबसे पहले इंजेक्शन हुआ था सूडोपोडिया से, डाइजेशन हुआ। अब क्या होगा, इसका अब्जॉर्प्शन। अमीबा सेल इसको इधर से अब्सॉर्ब कर लेगा, अब्जॉर्प्शन हो गया। अब होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब ऐसे से जाएगा, इसके पूरे सेल में जाएगा, ये पूरा न्यूट्रिशन इसके पूरे सेल में जाएगा। ठीक है, फिर काम होगा, दिस इज उसका अब्जॉर्प्शन हो गया। अब होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब अमीबा ने काम किया। अमीबा ने काम किया तो फॉर एग्जांपल ये वेस्ट प्रोडक्ट बन गया, है ना। अब वेस्ट प्रोडक्ट भी ना एक वैक्यूल में एंक्लोज होता है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अब अमीबा क्या करेगा, जैसे इसको इनगल्फ किया था वैसे इस वाले को बाहर निकाल देगा। इसने अमीबा ने ऐसे किया, अपना सूडोपोडिया हटा दिया, तो अब ये निकल गया बाहर। ठीक है, तो दिस वाज होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब वी आर गोना टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो मैंने ना ये डायग्राम बना दिया है। ठीक है, वी आर गोना स्टडी इससे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है। ऑलराइट, सबसे पहले बात आती है कि इधर ये है नेजल कैविटी, सॉरी ये है नॉस्ट्रल। तो इधर से नोज खुल रहा है, दिस इज नॉस्ट्रल। इधर है माउथ और बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में भी देयर आर थिंग्स। सबसे पहले देयर आर टीथ, है ना, देन देयर इज टंग, और देयर इज वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेक इधर डायग्राम में, ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। दीज आर सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड है, ये रिलीज करते हैं सलाइवरी अमाइलेस। हम इसका डाइजेशन का ना पूरा ढंग से डिस्कस करेंगे, अभी तो जनरल सा हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। बकल कैविटी में टीथ है, टंग है। टीथ का काम क्या होता है कि फूड को, बड़े बड़े पार्ट है फूड को, उसको कट करना, उसको च्यू करना, टीयर करना, टीथ का ये सारा काम है। फिर है टंग। टंग के देयर आर टू काम। टंग का सबसे पहला काम है कि स्पीच में हेल्प करना, मैं बोल पा रहा हूं बिकॉज ऑफ माई टंग राइट नाउ। ठीक है, टंग का है काम इन स्पीच, बट इसका मेजर रोल नहीं है ना। स्पीच का काम तो वॉइस बॉक्स का होता है। टंग हेल्प करता है एक तो बोलने में, और दूसरा टंग का काम होता है जो सलाइवा निकालता है ना, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड निकालता है सलाइवा, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेस। जो सलाइवा निकलता है उसका और फूड का बहुत अच्छे से मिक्सिंग, तो उसका मिक्सिंग करने का काम इज टंग का। टंग के बाद आता है बकल कैविटी के अंदर जाते हैं, तो ये जो नेजल कैविटी है इधर नोज से बनी हुई नेजल कैविटी और बकल कैविटी, दे बोथ फ्यूज करने के बाद दे बनाते हैं फेरिंग्स, FAPHARYNX, ये बनाते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो रेस्पिरेशन के टाइम पे हम एयर अंदर को ले रहे हैं ना, वो और खाना एक साथ एक ट्रैक में जाता है। ठीक है, फेरिंग्स के बाद ना देयर इज वन, ये ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर, ये ना ऐसे फ्लिप करता है।
फेरिंग्स के बाद आता है, इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये क्या करता है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर। ये है ट्रेकिया या विंड पाइप, है ना, ट्रेकिया है ये, और विंड पाइप भी कहते हैं इसको। ट्रेकिया और फूड पाइप, इसोफेगस। इसोफेगस और ट्रेकिया का सेपरेशन का काम होता है एपिग्लॉटिस का। अब हमको लगता तो ऐसे है कि इसोफेगस और साथ में ऐसे जाते हैं, बट इट इज रॉन्ग। मेरा इसोफेगस ना पीछे वाली गर्दन वाली साइड इज प्रेजेंट इसोफेगस, और आगे की साइड दिस इज माय ट्रेकिया, इधर ट्रेकिया प्रेजेंट होगा, इधर इसोफेगस होगा। तो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर ऊपर इज हार्ट और लंग्स का प्रेजेंस इधर होता है, इधर प्रेजेंट होते हैं सारे। डायफ्राम के नीचे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मतलब इधर तक मेरा, इधर तक लंग्स होगा, लंग्स के नीचे वाले पोर्शन में मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं ये हो गया डायफ्राम। डायफ्राम ठीक है। इसोफेगस लंबी सी ट्यूब है, इसको बोलते हैं फूड पाइप, ये फूड कैरी कर रहा है स्टमक तक। ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड ऑर्गन है स्टमक, है ना। स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्शियल डाइजेशन, इसमें ना पार्शियल डाइजेशन होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से अभी बाद में, है ना। फिर आता है लिवर। लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब ये ग्लैंड क्या चीज होती है, ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशन, ठीक है, लेकिन ग्लैंड में क्या होता है, कभी भी फूड अंदर नहीं आता, ग्लैंड से सिर्फ सिक्रीशन बाहर निकलता है। अब वो सिक्रीशन को हम कहते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम इज ए बायोकैटलिस्ट। मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना बी, तो जो चीज लग रहा है ना उसको मैं बोलूंगा कैटलिस्ट। तो जो लाइफ प्रोसेसेस वाली रिएक्शंस होती हैं उनमें जो कैटलिस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। टू बी मोर क्लियर इट इज कॉल्ड एज एन एंजाइम। ठीक है, तो मेरा एक रिएक्शन ये मैंने बताया कि ए बी था, कैटलिस्ट लगा, लाइफ प्रोसेस है तो बायोकैटलिस्ट कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एंजाइम, है ना। एंजाइम यूज हुआ तो लिवर एक एंजाइम या अपना सिक्रीशन निकालता है। लिवर का इज नॉट एंजाइम, लिवर का इज ओनली सिक्रीशन। ठीक है, लिवर का सिक्रीशन इज कॉल्ड एज बाइल, बाइल जूस। ठीक है, और ये लिवर के अंदर एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज गॉल ब्लैडर। ब्लैडर एक छोटा सा ग्लैंड है, ठीक है। गॉल ब्लैडर का ना खुद का कोई सिक्रेशन नहीं है। गॉल ब्लैडर में लिवर का जो बाइल बनता है ना, उस बाइल का स्टोरेज का काम होता है, और उस बाइल का ना कंसंट्रेशन, मतलब कि ऑफ कोर्स वाटर तो प्रेजेंट होगा ना बाइल के साथ सोल्यूशन में, तो उस वाटर का इरेडिकेशन, मतलब कि जितना टाइम तक गॉल ब्लैडर में रहेगा बाइल उतना टाइम तक कंसंट्रेट होता रहेगा बाइल जूस। अब बाइल जूस का भी काम होता है डाइजेशन में, विच वी आर गोना डिस्कस बाद में। फिर आता है ये ऐसा सा स्ट्रक्चर गोल सा घूम रहा है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है बट हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। उस कर्व के बीच में ना ऐसा ये कर्व बन रहा है, ये मेरा स्टमक है, ऊपर स्टमक से ऐसे कर्व निकल रहा है, तो ये कर्व के अंदर एक ऑर्गन होता है बहुत छोटा सा विच इज कॉल्ड एज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है, पैंक्रियाज का भी सिक्रेशन होता है। ठीक है, पैंक्रियाज और ना लिवर ये ऐसे कॉमन डक्ट से कनेक्ट है, ये डक्ट ना ये कॉमन डक्ट से कनेक्ट है, इसका सिक्रेशन सबका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से शुरू होता है, बट हम डिनोट इधर से करते हैं, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर मार्क कर रहे हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इट इज द लार्जेस्ट ट्यूब इसमें से। अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंशन कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक तो ग्लैंड्स हैं और दूसरा इज द एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल, कनाल इज पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जितना सारा ये ट्यूब चल रहे हैं ना ये सारा एलिमेंट्री कनाल का पार्ट होता है, इवन स्टमक भी एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है। अब इधर ग्लैंड्स वगैरह दिख रहे हैं, ये सारे ग्लैंड, दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा ऐसे कॉइल्ड है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मीटर लॉन्ग, तो इतना ज्यादा कॉइलिंग होता है इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन इधर से निकलता है, इधर एक स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक, इसको हम अभी पढ़ेंगे नहीं, बाद में बात करते हैं इसका भी।
स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्दो इससे छोटा होता है साइज में, बट इसका डायमीटर इज वेरी लार्ज। डायमीटर बड़ा होता है इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। वैसे बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर इज वेरी नैरो, बहुत नैरो ट्यूब होती है वो। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम। रेक्टम के बाद आता है एनस। ठीक है, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम डीपली बात करेंगे कि खाना कैसे कैसे जाता है और क्या क्या होता है। वी आर गोना रीड एनसीईआरटी का बुक लाइन बाय लाइन, ये वाला पैराग्राफ और इसके अगले वाले पेज का पैराग्राफ, टू अंडरस्टैंड ढंग से। ठीक है, ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया। अब हम देखेंगे कि फूड आता है तो उसका डाइजेशन कैसे होता है। फूड मैंने अपना बकल कैविटी के अंदर डाला, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। इंजेशन मतलब टेकिंग अप ऑफ फूड, और बकल कैविटी के अंदर डाला, दैट इज इंजेशन। इंजेशन हुआ फूड का, बकल कैविटी में टीथ और टंग प्रेजेंट है। टीथ से क्या होगा, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि क्रशिंग द फूड, तो naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture। अब हमने जो फूड खाया इट इज वेरी डिफरेंट टेक्सचर का। मैंने दाल खाया, मैंने चावल खाया, तो चावल एंड दाल वेरी डिफरेंट है ना। तो अब टीथ का काम होता है कि उनको बाइट कर करके छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना, और फिर उसमें सलाइवा डालता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है, सलाइवा डाला और टंग ने उसको मिक्स कर दिया। अब हम बात करते हैं ढंग से सलाइवा का। तो सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट करता है सलाइवा। सलाइवा में होता है वाटर, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस एक एंजाइम है जो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टार्च, जो स्टार्च वाला कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेकडाउन करेगा इनटू सिंपल शुगर में। कार्बोहाइड्रेट असल में एक पॉलीसैकेराइड है, मतलब शुगर की बहुत लंबी चेन, उसको वो एक सिंपल शुगर में तोड़ देगा, स्टार्च को। ठीक है, तो अगर हम बात करें डाइजेशन कहां से शुरू होता है, डाइजेशन इटसेल्फ स्टार्ट्स हमारे बकल कैविटी में ही। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला हुआ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट बकल कैविटी में यूजिंग सलाइवरी अमाइलेस। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि सलाइवरी अमाइलेस होता है बेसिक इन नेचर, मतलब कि जो माउथ का फिर वो पीएच बना के रखेगा ना, दैट वुड बी बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये हुआ फूड अंदर गया, फिर आया फेरिंग्स, साथ में गया फूड और एयर साथ में गया। नीचे आया इसोफेगस, इसोफेगस से नीचे आया। इसोफेगस का वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि इतना बड़ा लंबा पाइप है ना। सबसे पहली बात उसमें म्यूकस होता है। म्यूकस का क्या काम होता है कि जो फूड ऐसे पीछे जा रहा है ना, पाइप ऐसे पीछे जा रहा है, तो जैसे ये मेरा इसोफेगस है, अब सीधा सीधा खाना अंदर जाएगा, फ्रिक्शन से हीट होगा, हो सकता है इसमें डैमेज हो जाए, खाना नीचे ना जाए। तो म्यूकस क्या करता है, इसको स्मूथ बना के रखता है। इसका स्मूथ बनने का काम म्यूकस से होता है। तो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल है ना, यहां से लेके यहां तक, इट इज ऑल म्यूकस से लाइंड होता है ताकि फूड का अच्छे से मूवमेंट हो। ठीक है, तो इसोफेगस ना क्योंकि एक मस्कुलर है, मस्कुलर ट्यूब है ऑफ कोर्स, तो इसोफेगस में क्या होता है, एक मूवमेंट होता है, स्पेशल मूवमेंट, उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ इसोफेगस में नहीं होता, ये भी पूरा एलिमेंट्री कनाल में होता है फूड का मूवमेंट के लिए। नाउ व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of muscle fibers of the alimentary canal so that food moves आगे। ठीक है, that is peristaltic movement। तो बकल कैविटी से नीचे आया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और म्यूकस की वजह से खाना आ गया नीचे स्टमक में। अब स्टमक में आया, स्टमक ऐसा जे शेप्ड ऑर्गन, अगर मैं देखूं तो ऐसे मैंने बनाया, ये देखो ऐसे जे सा नहीं बन रहा, इट इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, स्टमक जे शेप्ड है। तो स्टमक में क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन। अब स्टमक की मैं बात करूं, स्टमक के सिक्रीशंस होते हैं। स्टमक सिक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, स्टमक सिक्रेट करता है पेप्सिनोजेन, स्टमक सिक्रेट करता है म्यूकस। ये 3 आर दी मेजर सिक्रेशंस ऑफ स्टमक। तो अगर मैं HCl की बात करूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या काम है कि जो पेप्सिनोजेन है ना, पेप्सिनोजेन असल में इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव होता है एंजाइम। इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव बनाने का काम होता है पेप्सिनोजेन का। तो पेप्सिनोजेन से बनता है
पेप्सिन, पेप्सिनोजेन से बना पेप्सिन। अब ये पेप्सिन इज इधर बना HCl के मीडियम में। पेप्सिन होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो मतलब कोई बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का डाइजेशन में यूज होता है पेप्सिन। इसका सिंपल प्रोटीन में बन गया। ठीक है, ये हो गया पेप्सिन का काम। अब दूसरी बात आती है कि HCl का ना सिर्फ यही काम नहीं होता है इसको एक्टिव बनाना, पेप्सिनोजेन को। इसका एक और काम है, दैट इज स्टमक के अंदर फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई पैथोजन आ गया, कोई भी जनरल पैथोजन है, तो क्योंकि वो कोरोसिव होता है HCl, एसिड है या बेस है, pH ज्यादा होगा तो कोरोसिव होगा ही होगा, तो उसका कोरोजन कर देता है, वो ना पैथोजन को मार देता है स्टमक में आके, है ना। अब म्यूकस का क्यों होता है प्रेजेंट स्टमक में? एक तो पहली बात तो वही हो गई कि फूड अच्छे से मूव करेगा पूरे स्टमक में। दूसरी बात ये कि स्टमक का जो मेम्ब्रेन है ऐसे बहुत थिक लाइनिंग होती है म्यूकस की, ताकि जो स्टमक का एसिड है वो पेनिट्रेट करके, मतलब कि स्टमक में छेद करके बाहर ना निकल जाए। दैट इज द रोल स्टमक के एसिड का। अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर कि इधर और इधर ना स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर ऐसे, स्फिंक्टर कुछ नहीं होता, ढक्कन जैसा होता है कि वो खुलेगा और बंद होगा। इधर एक स्फिंक्टर होता है, इधर एक स्फिंक्टर होता है, वो प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ फूड। तो मतलब स्टमक में खाना है ना वो ऊपर ना जाए एसोफेगस में। द फीलिंग ऑफ एसिडिटी जो हम फील करते हैं ना, दैट इज फेल्ट इसी की वजह से कि जो स्टमक का स्फिंक्टर है उससे खाना निकल के इसोफेगस में जा रहा है। ठीक है, अब इधर हम नोट करेंगे तो इधर हार्ट है ना, थोड़ा सा इधर हार्ट इधर ही प्रेजेंट होगा, तो दैट्स वाई हमको एसिडिटी फील होता है इस वाले रीजन में, इधर ही आता है खाना ऊपर निकल के। ऑलराइट, फिर इधर एक स्फिंक्टर होता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाए, स्टमक में वापस ना जाए। अब स्टमक में भी ना मिक्सिंग के लिए फूड का, स्टमक भी एक मसल है तो वो भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, तो मिक्सिंग के लिए होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टमक में भी। ठीक है, फिर इधर से नीचे आया स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और पैंक्रियास का डक्ट साथ में कनेक्ट है, मतलब उनका ट्यूब साथ में कनेक्ट है, वो जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस का काम होता है, बाइल जूस एक्ट करता है लिपिड्स पे यानी कि फैट्स पे। बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एनसीईआरटी ने लाइन लिखा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, तो मैंने बोला कि बाइल जूस का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है? फैट मॉलिक्यूल का ना एक टेंडेंसी होता है कि वो साथ में प्रेजेंट होंगे। ऐसे बहुत सारे मेरे फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये हो गया मेरा फैट। तो अब बाइल जूस का करेगा, बाइल जूस में भी स्पेसिफिकली बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स का क्या काम होता है कि इसको बना देगा अलग अलग यूनिट में ऐसे। ये एक मिसल स्ट्रक्चर बनाएगा। नॉट एवरीवन इज गोना एक्सप्लेन यू दिस। अब क्या होता है, हम कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मिसल के बारे में ढंग से। ठीक है, ये हो गया मेरा मिसल मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि लिपिड को ना, मतलब कोई भी फैट होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसका एक ऐसे होता है हेड उसका होता है पोलर, यानी कि वो इनऑर्गेनिक पार्ट से बना हुआ। उसका पीछे वाला होता है कार्बन चेन। कार्बन चेन होता है नॉन पोलर इन नेचर, मतलब कि वो सिर्फ नॉन पोलर सॉल्यूट में ही, सॉल्वेंट में ही डिसॉल्वेबल होगा। अब क्या होता है कि फैट, ऑफ कोर्स जब फैट है तो वो फैट तो फैट में ही डिसॉल्व होगा। पानी को कभी फैट में डिसॉल्व होते देखा है? कभी ऑयल डालोगे ना फैट के ऊपर, कभी ऑयल डालोगे पानी के ऊपर, तो क्या होगा, ऑयल ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, कभी मिक्स नहीं होगा पानी से। ऐसे ही अगर मैं अपने इस पोलर वाले रीजन को रखता हूं ना, तो वो कभी उसके साथ नहीं जाएगा। इमल्सिफिकेशन मतलब कि फैट के इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, उनको अलग अलग करना। फैट का एक साथ डाइजेशन इज नॉट पॉसिबल अनलेस उसका इमल्सिफिकेशन हो जाए। तो दैट इज व्हाई इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है लिवर का, तो हो गया, लिवर ने बाइल सॉल्ट बनाया, बाइल जूस बनाया, बाइल जूस में होते हैं बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट ने कर दिया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स की बात आती है, ये सब गया स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है ये सब कुछ। फिर पैंक्रियाटिक, ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज ने अपने डक्ट से निकाला अपना सिक्रीशन, उसके सिक्रीशन को बोल देते हैं हम पैंक्रियाटिक
जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, मेनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं। दी मेजर एंजाइम प्रेजेंट आर, एक तो लाइपेसेस और दूसरा होता है ट्रिप्सिनोजेन। जैसे पेप्सिनोजेन है वैसे ही ट्रिप्सिनोजेन भी है। ट्रिप्सिनोजेन ऑफ कोर्स वी कैन गेस कि इनएक्टिव फॉर्म है। इसको एक्टिव बनाने के लिए पेप्सिन को चाहिए था एसिडिक मीडियम, वेराज इसको चाहिए होता है ट्रिप्सिनोजेन को बेसिक मीडियम। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजेन बेसिक मीडियम मांगता है। बेसिक मीडियम कैसे मिलेगा, ये जो बाइल जूस है ना, बाइल जूस इज बेसिक इन नेचर, तो बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को बना देगा बेसिक। बेसिक मीडियम होगा तो ट्रिप्सिनोजेन बनेगा ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। प्रोटीन डाइजेस्टिव होगा तो जो पेप्सिन ने प्रोटीन को सिंपलर प्रोटीन में ब्रेक डाउन किया है वो उसको एक और सिंपलर प्रोटीन में ब्रेक डाउन कर देगा। एनसीईआरटी ने नाम नहीं लिख रखा है प्रोटीन वगैरह के, तो मैं फिर भी बता रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है ट्रिप्सिन ने इतना कर दिया, लाइपेसिस का क्या होता है। लाइपेसिस LIPASES, तो लाइप इसमें लिपिड वर्ड आ रहा है ना, तो इसी इमल्सिफाइड फैट को इट वुड ब्रेक डाउन। लाइपेसिस का काम होता है इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन इनटू लिपिड्स, लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, लिपिड में ब्रेक डाउन हुआ। अब लास्ट बात आती है डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन की। मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहली बात तो इधर आया सब कुछ है ना, तो अब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स होते हैं, जो पूरा ट्यूब है, ट्यूब के जैसे ये मेरी एक ट्यूब है, ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, इधर को अगर मैं खोलूंगा तो ये हॉलो अंदर से, तो उसकी लाइनिंग में ना बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो सेल सिक्रीट करते हैं एंजाइम। अब इसका ना एंजाइम पूरा जूस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बहुत सारे एंजाइम है साथ में डिसॉल्व है, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस। इट्स ऑल्सो जूस, है ना, तो वो जूस इज रिच इन मेनी एंजाइम्स। तो अब क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन। स्टमक में हुआ था पार्शियल डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ कंप्लीट डाइजेशन। तो जैसे कि मेरा फैट का पहली बात तो बात आता है, फैट का लिपिड में तोड़ दिया था लाइपेसेस ने, है ना, तो अब इस लिपिड को और सिंपलर फॉर्म में डिवाइड कर देगा, वो होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम फैट्स का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस का। ठीक है, अब मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तोड़ा था सलाइवरी अमाइलेज ने सिंपल शुगर के फॉर्म में। अब इस सिंपल शुगर पे ही एक्ट करेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस। ये एक्ट किया तो ये बन जाएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, स्टार्च। इसका हो गया ग्लूकोज, ये बन गया ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट बना ग्लूकोज, फैट बना फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना। अब लास्ट बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन में सबसे पहले काम किया पेप्सिन ने। पेप्सिन ने उसको सिंपलर प्रोटीन में तोड़ा। पेप्सिन के बाद आया ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ने उसको और सिंपलर में तोड़ा, इधर आया ट्रिप्सिन। अब और सिंपल में तोड़ने के बाद बात आती है क्या होता है, और सिंपल के बाद करेगा एक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस, ऑफ कोर्स ये बनाएगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, तो अब हम देख रहे हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट बने ना, अमीनो एसिड बना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बना और ग्लूकोज बना। तो हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आर बहुत लंबी चेन्स ऑफ इनके मोनोमर। तो ये एक पॉलीमर है, जैसे प्लास्टिक एक पॉलीमर है, प्लास्टिक का पॉलीमर होता है ना, उसका एक मोनोमर प्रेजेंट होता है। वैसे ही एक लंबी चेन है पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसका मोनोमर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज बना है, ठीक है, ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज से बना है कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब दूसरी बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन भी एक पॉलीमर है, प्रोटीन पॉलीमर है, तो प्रोटीन पॉलीमर बना है अपने मोनोमर से अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होता है मोनोमर ऑफ प्रोटीन। अब लास्ट बात आती है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं मोनोमर फैट्स के। ये बात समझ में आ गई। अब लास्ट बात होती है, चलो डाइजेशन तो हो गया मेरा। डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ना
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट विच आर टर्म्ड एज विलाई. विली भी बोलते हैं, मतलब इट इज विलाई, VILLI, विलाई. विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ऐसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये ऐसे वॉल है ना, तो इसमें ऐसे 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 प्रेजेंट होते हैं. इनका क्या काम होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए. अब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ इनका डाइजेस्टिव, ये डाइजेस्ट हो गया इसको. अब इसके अंदर के ना कैपिलरीज आर वेरी माइन्यूट ब्लड वेसल्स, बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, वो इनमें रिच होती हैं. तो बहुत सारी होंगी इधर. डिफ्यूजन के प्रोसेस से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो होगा, जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से मूव करेगा जहां कॉन्सेंट्रेशन लो है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूब में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इन सब मॉलिक्यूल्स का, तो ये मूव करेंगे ब्लड कैपिलरीज में. अब ब्लड कैपिलरीज को ले जाएगा सेल वगैरह के पास. सेल वगैरह के पास जाने के बाद उसका एसिमिलेशन होगा. एसिमिलेशन वो अलग हो गया. अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का इतना तो हो गया, हमारा काम खत्म. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भी तो फूड है, कुछ तो बचा है. अब वो जो बचा कुचा पार्ट है ना, दैट इज द नॉन डाइजेस्टेड वाला पार्ट. दैट इज, एक तो जो स्टमक या फिर हमारे जितने भी ग्लैंड्स और ऑर्गन्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और दूसरी बात ये है कि वो ऐसे हैं जिनको बॉडी या तो नीड नहीं करती या वो टॉक्सिक है बॉडी के लिए. तो बॉडी क्या करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाय प्रेजेंट होते हैं. इधर का विलाय का क्या काम है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में रीअब्सॉर्प्शन होता है वाटर का. वाटर सारा का सारा निकल जाएगा, जो सारा फूड है ना उससे सारा का सारा वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलने के बाद अपने सेलुलर एक्टिविटीज में यूज कर लेंगे. वो इधर से वाटर निकला, फिर रेक्टम में स्टोर होगा. रीअब्सॉर्प्शन वगैरह होने के बाद जो फूड बाकी का बचता है उसको हम बोलते हैं फीसीज या फीकल मैटर. तो वही फीसीज ना इधर स्टोर होता है रेक्टम में. और न्यूरोलॉजिकली और एंडोक्राइनोलॉजी, मतलब कि हार्मोन्स और ब्रेन के अंदर में कंट्रोल होता है रेक्टम का, और वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है जब वी हैव एन अर्ज ऑफ पूपिंग. तो अर्ज जब होता है ना, तो इधर भी जैसे स्टमक में इधर स्फिंक्टर प्रेजेंट है, वैसे ही एनस का भी एक स्फिंक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एनल स्फिंक्टर. तो एनल स्फिंक्टर खुलता है, फीसिस बाहर निकलता है. So this was all for nutrition का वाला part of life processes. If you like the video, please do leave a like. This is very hard to understand, you know, it's very elaborative process. So if you like the video, please do leave a like, subscribe to the channel, and tell me all the improvements that I can do in comment section. Thank you for watching. Bye bye.